चलिए, आपके सामने कमाई का अड्डा प्रस्तुत है और बहुत बढ़िया मूव आपके सामने फ़िलहाल स्क्रीन्स पर आता हुआ। दोनों आईपीओस लिस्ट हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब दिखाइए किस हिसाब से आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं किम्स मेडिकल के आईपीओ में और साथ ही साथ डोडला डेयरी। हम लोगों ने जो प्री ओपन प्राइसेस देखे थे सेटलिंग पर 520 देखा था डोडला डेयरी पर, और यहाँ पर जो इशू प्राइस था डोडला डेयरी का वो था लगभग 425 रुपये के आसपास। किम्स का आईपीओ आपके सामने आया था 825 का, और प्राइसिंग आपके सामने अब आती हुई दिख रही है उम्मीद से बेहतर 1030 की। ये दोनों काउंटर्स फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर चहकते हुए, इन पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रशांत जैन साहब जुड़े हुए हैं। आप JSW एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जैन साहब, दोबारा आपका स्वागत है। आइए ज़रा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आपकी नज़र है आगे आने वाले फ़िलहाल 2-3 तिमाहियों में। अब बताइए कि आपने केपेक्स की चर्चा करी और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करी। ये बताइए कि कितनी कैपेसिटी अब आने वाले 1 साल में आप जुड़ते हुए देखते हैं, फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसकी? तो हम अभी जो 2500 मेगावाट की हम टोटल कैपेसिटी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ये 2500 मेगावाट में करीब 200 मेगावाट, जैसा मैंने अभी बताया था, इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर में कमीशन होगा। और उसके बाद में हर महीने करीब 150 मेगावाट कैपेसिटी हमारी ऐड होगी, तो करीब 1500 से 1800 मेगावाट उसके अगले साल में कमीशन होगा, और जून 2023 तक ये सारी कैपेसिटी हमारी कमीशन हो जाएगी। और ये कैपेसिटी कमीशन होने के साथ में जो हमारी इबिटा, जो कि नॉर्मली 3,3200 करोड़ की रेंज में रहती है, ये ही इबिटा करीब 5300 से 5500 करोड़ की तरफ पहुंच जाएगी। और हम लोग अपनी जो कैपेसिटी है ये हमारी अगले 10 साल में करीब 18% CAGR 20% CAGR पे ग्रो होगी। तो आने वाले समय में अगले साल से हर साल 1800 से 2000 मेगावाट की कैपेसिटी एडिशन हम देखते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली होती रहेगी। अच्छा प्रशांत जी, थोड़ा सा अगर आप देखें, मैं आपके सोलर एनर्जी बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आप देखें पिछले 6 महीने में जो सोलर पैनल है उनके प्राइसेस में सब्सटेंशियल जंप आया है, ऑलमोस्ट 40 to 50%। एग्जैक्टली इसका इस सोलर एनर्जी प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट है, और जब हम तुलना करेंगे इसकी विंड एनर्जी से और आप देखें हाइड्रो एनर्जी से, तो उसमें कितना बड़ा डिफरेंशियल आ जाएगा सर? तो देखिए, जो ये 2500 मेगावाट जो हम कैपेसिटी को एडिशन कर रहे हैं, इसके अंदर में हमारी मेजॉरिटी इज विंड एनर्जी, एंड जिसमें कि करीब हमारा 2000 मेगावाट कैपेसिटी केवल विंड है, और 200-225 मेगावाट हमारी कैपेसिटी सोलर है, एंड बैलेंस हाइड्रो है। और इसकी वजह से ही हमने थोड़ा सोलर एनर्जी के ऊपर में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच को अपनाया था, बिकॉज हमको सोलर पैनल्स की प्राइसिंग के ऊपर में थोड़ा कम भरोसा था। और क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज के अंदर में काफी सर्टेनिटीज आ चुकी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ इंटरेस्टेड है कि ये सब चीजें, इक्विपमेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हों। और जैसे कि आप देखते हैं कि जितने भी हाइड्रो के एंड विंड के जो इक्विपमेंट्स हैं पूरे कंट्री में ही बनते हैं, तो इसकी वजह से कोई प्राइसिंग के ऊपर में इम्पैक्ट नहीं आता है। बट अब सोलर के अंदर में भी जैसा आप देख रहे हैं, अदानी, रिलायंस, सभी टाटा, सभी लोग अपना एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं ये पैनल्स को बनाने में। तो 3 साल में हम देख रहे हैं कि काफी कैपेसिटी सोलर पैनल की हिंदुस्तान में अवेलेबल होगी। तो हम लोग तब थोड़ा एग्रेसिव रुख अपनाएंगे इन सोलर एनर्जी के मामले में, तब तक हमारा थोड़ा झुकाव विंड एंड हाइड्रो की तरफ रहेगा। तो इसकी वजह से हम पे थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट यस, जो इंडस्ट्री में थोड़ा इसका इम्पैक्ट है। और आने वाले समय में मैं सोलर पावर के प्राइसेस में थोड़ा उछाल देख रहा हूँ कि आने वाली बिड्स में जो प्राइसेस हम डिस्कवर किए थे उनसे ज्यादा प्राइस आएगा। अच्छा, एक बात और बताइए जैन साहब, हम लोगों ने पिछले हफ्ते लगभग $10 बिलियन का एक्सपेंशन प्लान क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी में आता हुआ देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। ये प्लान अगले 3 या 4 साल में आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जैसे आप हैं, और भी प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आपको टाटा पावर, अदानी पावर दिखेगा। ये किस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंशन को देखते हैं?
क्या यहाँ पर आपको दिखता है कि आगे आने वाले समय में कंपटीशन और बढ़ता हुआ दिखेगा, खासकर सोलर में और बैटरी में, और किस तरीके से आप जैसी कंपनीज अपनी रणनीति बदलेंगी? जितना मेरे को इसके बारे में अनुमान है, रिलायंस इज जो कि उनकी एंट्री है वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, बोथ सोलर पैनल एज वेल एज बैटरी इक्विपमेंट्स में। जबकि हम लोग उन इक्विपमेंट्स को खरीद के उसको पावर बना के 25 साल के पीपीए में हम सेकी को, एनटीपीसी को और डिस्कॉम को बेचते हैं। तो जहां तक मेरा अनुमान है और जो मेरी अभी तक समझ है उसके हिसाब से रिलायंस इज नॉट, वो इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं और उस क्षेत्र में आ रहे हैं जिसमें टाटा पावर है, जो कि लोगों को सोलर पैनल बना के फार्मर्स को और आम आदमी को रूफटॉप पे लगाने के लिए बेचता है। तो उनकी एंट्री सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करके और बैटरी के साथ में एज ए इन्वर्टर पैकेज घर घर में छत पे इजी ईएमआई स्कीम में लगाने की है। तो जहां तक कि हमारा ताल्लुक है, हम लोग तो इसको बहुत वेलकम मूव समझते हैं, क्योंकि रिलायंस के आने से और बाकी सब लोगों के कैपेसिटी एक्सपेंशन होने से हमें कम कीमत पे ये पैनल और बैटरी सिस्टम इंडिया में अवेलेबल होंगे, जो कि आज हमें चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और उससे अगर हमारे को लागत कम लगेगी तो हम सस्ती पावर बना के डिस्कॉम को दे पाएंगे। तो हमारा तो हम तो अपने आप को ऐसे इनके कस्टमर के रूप में देखते हैं। प्रशांत जी, एक और चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं वो ये है कि जो आपकी मर्चेंट पावर सेल्स कैपेसिटी है वो कितनी है और प्राइसिंग कैसी देख रहे हैं आप आगे चल के, और ये टोटल जो आपका रेवेन्यू मिक्स है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है सर इस वक्त? देखिए, हम लोग 4 साल पहले करीब 60% हमारी कैपेसिटी पीपीए से आती थी और 40% मर्चेंट से आती थी। लेकिन अभी हमारी जो 86% हमारी कैपेसिटी है वो पीपीए पर टाइड अप है और केवल 16% हमारी मर्चेंट कैपेसिटी है। लेकिन हमारा जो अर्निंग है उस अर्निंग में 95-96% हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा पीपीए से आता है, केवल 4% ही मर्चेंट कैपेसिटी से आता है। अभी मर्चेंट के प्राइसेस काफी नरम हैं और हम आने वाले समय में भी मर्चेंट प्राइसेस को नरम ही देखते हैं, बिकॉज इंडिया में अभी जो एडिशनल कैपेसिटी जो आ रही है वो सब पीपीए टाइड अप रिन्यूएबल कैपेसिटी आ रही है और जो कि मस्ट रन स्टेटस में रहेगी। तो थर्मल के जो पीएलएफ के ऊपर में कंटिन्यूअसली दबाव बना रहेगा और वो पावर सस्ते में ही बिकेगी। तो मर्चेंट प्राइसेस में हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। बहुत अच्छी तेजी भी आई तो 3.5 से 4 रुपए के बीच में ही मर्चेंट प्राइसेस जाएंगे। पिछले पूरे साल का जो एवरेज है वो 2 रुपए 83 पैसे का रहा, जो कि उससे पहले वाले साल में 3 रुपए 8 पैसे का था। तो मर्चेंट के प्राइसेस में नरमी बरकरार रहेगी। चलिए जैन साहब, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और JSW एनर्जी के जो आगे आने वाले प्लान्स है उस पर टिप्पणी करी, खासकर 150 मेगावाट जो आप पावर प्रोडक्शन हर महीने जुड़ते हुए देखते हैं। अगली तिमाहियों में भी हम आपसे जुड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि JSW एनर्जी के शेयर होल्डर्स बढ़िया रिटर्न कमाते हुए दिखेंगे। चलिए अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बढ़िया तरीके से जो दोनों IPOs लिस्ट हुए हैं। डायरेक्टर साहब एकदम डायल कीजिए गौरांग शाह साहब को। आपके सामने लिस्टिंग्स हो चुकी हैं। कृष्णा मेडिकल आपके सामने 21 रुपये 21% ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखा है, लगभग 1001 पर। उम्मीद थी 900 से 950 की, उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलता हुआ। और इसी तरीके से अगर आप डोडला डेयरी देखें तो यहाँ पर जो लिस्टिंग प्राइस था वो आपको 520 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 25% इजाफा डोडला डेयरी का, यहाँ पर आप 34% का रिटर्न देख रहे हैं 580 के आसपास। गौरांग शाह साहब जुड़ चुके हैं। गौरांग जी, आपकी टिप्पणी इन दोनों IPOs पर क्या कीजिए? मुनाफा बुक करें वो निवेशक जिनके IPO में शेयर्स लगे हैं, और जिनके नहीं लगे उन्हें क्या करना चाहिए? धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो IPO नोट द्वारा दोनों में ही लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी हमने। अब लंबी अवधि का समय है, निवेशकों के पास जिनको शेयर लगे हो तो वो बने रह सकते हैं। जिन्होंने लेवरेज करके पैसे लगाया हो वो अपनी सूझबूझ समझ से चाहे तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में मुझे लग रहा है कि
और भी बेहतर आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिलेंगे, और मूल्यांकन को लेकर के काफी आकर्षक थे दोनों ही आईपीओ। अच्छा, तो ऐसा करते हैं गौरांग शाह साहब, पहले चर्चा करते हैं डोडला डेयरी की, क्योंकि यहाँ पर निवेशक अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं 35% का। कौन सी ऐसी 2 चीज़ें आपको लुभाती हैं डोडला डेयरी की, जो आप राय दे रहे हैं कि जिनके पास डीमैट में शेयर हैं वो उसमें कायम रखें? 2 ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद हो डोडला डेयरी के बारे में। आईपीओ के पहले मैनेजमेंट ने जो टिप्पणियां करी थी, एक तो कारोबार जिस क्षेत्र से जुड़ा है ये कंपनी, और दूसरा विस्तार योजनाएं काफी है इनके पास कैपेसिटी बनाने के लिए और नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारने के लिए। और हमारी समझ ये आती है कि जिस तरीके से खपत ऊपर जा रही है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है इनके पास जो आपको रोजमर्रा जिंदगी में भी काम आता है। तो हमारी राय ये है कि जिस तरीके से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा और आगे विस्तार योजनाएं होगी और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे, इनका मार्केट शेयर और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ता जाएगा। ये 2 बातें तो डोडला डेयरी पर हुई। काफ़ी चर्चाएं ये भी थी गौरांग शाह साहब, अगर आप इशू देखें किम्स मेडिकल का, कि प्राइसिंग कुछ ज़्यादा थी, लेकिन बाज़ार ने आज फ्लैट ट्रेड करने के बावजूद बहुत ही बढ़िया इनाम आपको देते हुए देखा किम्स के आईपीओ पर। आप 1000 से ऊपर का प्राइस देख रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 या 3 चीज़ें क्या पसंद आती हैं? हॉस्पिटल सेक्टर लिस्टेड स्पेस में बहुत ही कंपेटिटिव है, और वैसे भी अगर आप छोटे मंजिले हॉस्पिटल्स देखें आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर यहाँ पर इनकी पकड़ है, वहाँ पर अच्छा कंपटीशन है। क्या रणनीति किम्स के मेडिकल आईपीओ पर? ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछले 1.5 साल से मेरे ख्याल से काफी चहक रहा है, और जिस तरीके से महामारी ने अपना प्रकोप पूरे विश्व भर में तांडव मचाया हुआ है शैल जी। एक तो आपने सही बताया कि एपीटी यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ज्यादातर इनका कारोबार बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी इनकी योजना है कि सिर्फ एक ही राज्य में नहीं, कई सारे राज्यों में ये अपनी सर्विसेज और फैसिलिटीज उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में ज़्यादा लोगों की रुचि आ रही है, क्योंकि अब काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ इन तीनों ही क्षेत्र को इस महामारी को देखते हुए सामने आएंगे। तो मूल्यांकन को लेकर के थोड़ा महंगा था, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ थोड़ा बहुत प्रीमियम कमांड करती है मार्केट में, और हमें लग रहा है कि अगर समय सीमा है तो मुनाफा समेटने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको। ये रणनीति आपके सामने किम्स के आईपीओ और डोडला डेयरी के शानदार लिस्टिंग के उपरांत देते हुए दिख रहे हैं गौरांग शाह साहब से। लगभग पिछले 3 दशक से आप बाज़ार से जुड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूत पैठ रखते हैं आईपीओ के बाज़ार में। दोनों काउंटर्स को फ़िलहाल आप अपने डीमैट शेयर में रख सकते हैं, और अगर आपने इन्हें फाइनेंस कराया है तो उस कॉस्ट को निगेट करके बाकी शेयर्स अपने आप आईबीओ में रखें लंबी अवधि के लिए। शाह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं आपकी राय चाहूँगा इंडिया ग्लाइकॉल्स पर। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें, नतीजे बहुत ही शानदार थे। आज की वॉल्यूम देखते ही बनती है, लगभग आपके सामने ऑलरेडी 12-13 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। कोई टिप्पणी आप शुगर स्पेस पे देना चाहें, और ख़ासकर एंसिलरी शुगर स्पेस, एथेनॉल के चर्चे जो आपको होते हुए दिख रहे हैं? तो शैल जी, ये क्षेत्र काफी समय से चर्चा में रहा है, और जिस तरीके से सरकार की योजना है एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो और भी ऊपर तक बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ आप देखने जाए तो एथेनॉल के जो भाव थे प्रति लीटर के, वहां पर भी हमने अच्छे खासे इजाफे होते हुए दिखे हैं। तो ये एक ऐसा बाई प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का, जो बेहतर तरीके से बैलेंस शीट पर आने वाले समय में मुनाफे आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हमारी कवरेज थी बलरामपुर चीनी पे, जिस स्तर पर हाल फिलहाल काम कर रहा है बलरामपुर चीनी, हमारे लक्ष्य जो थे वो बहुत ही करीब के हैं। तो अगर किसी का पुराना निवेश हो तो वो बने रह सकते हैं। नए निवेश के लिए मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो उचित होगा तब जाकर के निवेश करने के लिए। लेकिन एक बात भी कहना चाहा, सरकार की नीतियों के ऊपर भी निर्भर करता है चीनी क्षेत्र। सकारात्मक नीतियों पर काफी बेहतर ऊपर के इजाफे दिखते हैं, और उसी तरीके से अगर कुछ नकारात्मक खबरें आती हैं तो नीचे के तरफ के दायरे भी वैसे ही देखने मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है शैल जी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो क्षमता है ब्लेंडिंग की,
पेट्रोल और डीजल जिसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, वो फिलहाल थोड़ी बहुत निचले स्तर पर है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि और ऊपर की मात्रा में एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो सके पेट्रोल और डीजल के साथ। ये आपके सामने टिप्पणी आती हुई दिख रही है शाह साहब की तरफ से पूरे के पूरे शुगर स्पेस में। वीरेंद्र जी, चंदन तपड़िया साहब को जोड़ते हैं और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं इंडिया ग्लाइकोल का चार्ट। यहाँ पर नतीजे आपने आते हुए देखे जब वीकेंड था, और मैं एक बार वो नतीजों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मोमेंटम आपको काउंटर में दिख रहा है, और वो प्राइस में आपके सामने विदित है। 610 का ऑल टाइम हाई स्क्रीन पर लगता हुआ, और शानदार ब्लॉक डील्स होती हुई 75 लाख की एक, 12 लाख की एक। चंदन जी, एकदम टिप्पणी आप दीजिए इंडिया ग्लाइकोल पर, तब तक मैं नतीजे लाता हूँ स्क्रीन पर। जी सर जी, देखिए इंडिया ग्लाइकोल अपने जो लाइफ टाइम आई है 621 2018 के आई, उन लेवल को सरपास करने के लिए तैयार है। सबसे अच्छी बात है कि आप देखोगे आज से 13 साल पहले भी 555 के हाई बनाए थे, अभी 620 के हाई बनाए थे। तो एक 4 साल का और 13 साल का एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है। वीकली सेटअप में राउंडिंग फॉर्मेशन, डेली में भी आप देखोगे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है, तो काफी एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप है। स्टॉक में हालांकि मोमेंटम बना है, बट जिस हिसाब से अपमूव है और थोड़ा सा भी यहाँ पे फॉलो हुआ तो 20% सर्किट भी काउंटर हिट करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट पोजिशनली स्टॉक काफी अच्छा है। तो एज ऑफ नाउ हम यदि बात करें तो 585 के सपोर्ट है, ऊपर में काउंटर लगभग 630 640 तक की अपसाइड छूता हुआ नजर आना चाहिए। सामने है 1614 करोड़ की टॉप लाइन है, जो आपने चौथी तिमाही में बढ़ती हुई देखी, साल दर साल 19% इंडिया ग्लाइकोल्स की, और मुनाफा 5.5 गुना बढ़ा है चौथी तिमाही में। ये है 64.7 करोड़ मुकाबले लगभग 10 करोड़ के। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आप मोमेंटम देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आज की अगर आप वॉल्यूम बार देखें इंडिया ग्लाइकोल में, तो शायद आपको ये सन 2021 का हाईएस्ट ट्रेडिंग लेवल दिखेगा, और अभी बाजार में सिर्फ 10:17 हुए हैं। जी हाँ शैल जी, ये सितंबर 2020 के बाद की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम कैंडल है, और एक पॉइंट नोट करके रखिएगा, और वो है करीब करीब इसका 606 का प्राइस। 606 और 607 का प्राइस का मतलब ये है कि शैल जी, पिछली बार इस स्टॉक में सप्लाई आई थी, आप समझ लीजिए कि इसी प्राइस से, और जो कि है आपका, आप समझ लीजिए कि मार्च का प्राइस, तो उसको अगर पार कर गया है तो ये बहुत बड़ा, अगर आप देखिए, ब्रेकआउट होगा। खबर भी है, सेक्टर भी अगर आप देखिए परफॉर्म कर रहा है, तो आज इस सेक्टर पे और स्टॉक पे नजर रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे 607 रुपये कटने के बाद बड़ा सब्सटेंशियल मूव, लेकिन वॉल्यूम्स उस बात की पॉसिबिलिटी पहले ही दर्शा चुके हैं कि ये जोन निकल जाएगा। 607 आपकी स्क्रीन पर है। चंदन, मैं आपके दो ट्रेड्स को इस वक्त एनालाइज करना चाहूँगा। इंडिया ग्लाइकोस 607 608 का रेंज पार होने के बाद 640 चंदन टारगेट दे रहे हैं पहला। चंदन, आज आप एक चीज़ देखिएगा, केमिकल स्पेस, दीपक नाइट्राइट, SRF, टाटा केमिकल, ये 2-3 स्टॉक्स का बास्केट और जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये SRF शुक्रवार की हाई को क्रॉस करता हुआ चंदन, इस पे कोई फ्यूचर और ऑप्शन पे टेक है आपका? जी बिल्कुल। देखिए वीरू, SRF की बात करें या फिर दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट दीपक में एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को बन रहा है, और SRF की बात करें तो इस काउंटर में आप देखोगे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी देखने को मिल रही है, और वीकली सेटअप पे पॉजिटिव प्राइस यहाँ पे देखने को बने हैं। काउंटर में पॉजिटिव बायस रहेगा, आपको लगभग 7000 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे, ऊपर में 7300 7350 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस पे फोकस करें तो मैं यहाँ पे 7300 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रेकआउट होल्ड कर रहा है काउंटर में मोमेंटम बन सकता है। तो 7300 की कॉल लगभग 155 के आसपास है, वॉल्यूम कम है, थोड़ा ध्यान रखें। 125 का स्टॉप लॉस रहेगा 200 रुपए के टारगेट के लिए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप 7300 की कॉल पे जा रहे हैं। 7300 की कॉल लेके आइए, दोनों कॉल्स लेके आइएगा, 7200 और 7300 की। इन कॉल ऑप्शंस पर फोकस कीजिएगा इस ब्रेकआउट के मद्देनजर। SRF आपकी स्क्रीन पर अपनी हाई पर ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव यहाँ पे है। इंडिया ग्लाइकोल से अगर आप देखें 606 पे ट्रेवल कर रहा है, ये कुछ एट द मोमेंट के अगर आप देखें स्टॉक से जो कि अच्छा मूव देते हुए। चंदन, आपके दो कन्वर्शन ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी देखिए, ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला स्टॉक रहेगा वोल्टास।
आप देखो इस काउंटर में काफी अच्छा प्राइस अट्रैक्शन देखने को मिला है। आज के दिन 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और स्टॉक एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, तो वोल्टास पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि यहाँ पे मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली बननी चाहिए, तो वोल्टास खरीदे 1090-1100 के टारगेट के लिए आपको 1032 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। सेकंड ट्रेड रहेगा IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस काउंटर में आप देखोगे तो लगभग 27-28 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली हायर बेस बन रहा है, डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स प्लस मैकेनिकल इंडिकेटर में बाय क्रॉसओवर देखने को मिल रहे हैं, तो 376 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 405-410 तक के IEX में टारगेट हासिल होने चाहिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आपको फोकस होता हुआ दिखेगा नीरज जी की सीधा सौदा की टीम्स में, और वोल्टास पर आप देखिए गावा साहब भी बुलिश थे अगर आप सुबह हमारे साथ जुड़े हुए थे। वीरेंद्र जी, लिस्टिंग हुई है डोडला डेयरी की, और जिस हिसाब से बाजार ने इसको एक्सेप्ट किया है आप देखिए और डेयरी स्टॉक्स भी आपको चहकते हुए दिखेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने उमंग डेयरी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 73.50 के आसपास, और कुछ समय पहले आप बहुत ही अच्छा मूव पराग डेयरी पर भी आते हुए देख रहे थे। चलिए, समय आपके सामने हो चुका है 10:21 और शानदार मोमेंटम आपको दिख रहा है ज़्यादातर ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स में। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर ऑयल इंडिया, लेके आइए स्क्रीन पर आप ONGC, ये दोनों काउंटर्स अच्छे हरे निशान में चहक रहे हैं, और जितनी आपको ऑयल एंसिलरी स्पेस दिखेगी वहाँ पर भी आपको मेजर मूवमेंट दिख रहा है। बात हो रही है जिंदल ड्रिलिंग की। वीरेंद्र जी, यहाँ पर आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। जो आपने प्राइस और वॉल्यूम देखा था पिछले 3 दिनों में, वॉल्यूम अब बढ़ता हुआ 1,70,000 शेयर हो चुका है, जो कि 1 घंटे में पूरे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे से ज़्यादा है। प्राइस है 131 रुपये, और इस कंपनी की बुक वैल्यू आपके सामने है 387 रुपये। बढ़िया मूव यहाँ पर आने की उम्मीद, क्योंकि सेक्टर चहकता हुआ। चंदन जी, अगर आप जिंदल ड्रिलिंग पर कोई टिप्पणी करें, फिलहाल 131 रुपये का और 1/3 बुक वैल्यू पर आपके सामने। जी सर जी, देखिए काफी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट काउंटर में जो मोमेंटम बना है और जो ब्रेकआउट्स बन रहे हैं वो स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे। मौजूदा लेवल से आप देखें इस स्टॉक को तो एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है डेली और वीकली स्केल पे, और स्टॉक ने पिछले 4-5 दिन से हायर लोज बना रहा है, तो ब्रेकआउट्स यहाँ पे तब्दील होने चाहिए। हालांकि स्टॉक अपने ईयरली चार्ट पे काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, तो उस हिसाब से काफी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी अट्रैक्टिव है वीकली और डेली सेटअप से। तो 127.50 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 141 तक के लेवल ये ब्रेकआउट की वजह से दिखाना चाहिए। आपके स्क्रीन पर आप देखें तो डे हाई की डायरेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, याद रखिएगा ये अब अपने बड़े सप्लाई जोन्स को पार कर चुका है। एक एक करके जो हमने 2-3 स्टॉक्स पकड़े बात करी उनको आप देख लीजिए। अभी जिंदल ड्रिलिंग का जिक्र हो रहा है, शैल जी 606.60 और 607 एक पॉइंट था जो कि इंडिया ग्लाइकोस को पार करना था, और वो उसने पार कर लिया है। तो आप समझ लीजिए कि एक बड़ा पिवट पॉइंट 15 मार्च का इसने क्रॉस कर दिया, तो अब आ गया है ये 612 पे। इट्स अ ब्रेकआउट कन्फर्म। और साथ ही साथ अगर आप देखें जिस जिंदल ड्रिलिंग के स्टॉक पे बातचीत हुई है अभी आपके स्क्रीन पर 134-135 के ऊपर ये ब्रेकआउट भी कन्फर्म हो जाएगा। तो अच्छे मूव देते हुए अगर आप देखें मिड कैप में कुछ शुगर स्टॉक्स, और साथ ही साथ अगर आप देखें ड्रिलिंग स्पेस में जिंदल ड्रिलिंग आपकी स्क्रीन पर 132 के जोन पे, और 611-612 आपका ट्रेड करता हुआ इंडिया ग्लाइकोस। अच्छा मूव है। चंदन, एक और चीज़ देखिएगा, ओपनिंग अप थीम के अंतर्गत पहले IRCTC में काफ़ी मोमेंटम आया था, उसके बाद चला गया ये कंसोलिडेशन के मोड में, लेकिन अपनी आप समझ लीजिए कि 8 जून से लेकर अब तक, यानी जून की सीरीज की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से ये स्टॉक भी बाहर निकलता हुआ। आपकी राय इस स्टॉक पे IRCTC पर? लेकिन उससे पहले मैं एक टिप्पणी और कर दूं कि इंडिया ग्लाइकोस हो गया है अब 614। चंदन जी। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया ग्लाइकोल काफी अच्छा सेटअप देखने को बना, और IRCTC में वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे तैयार हो रहा है। आप देखोगे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट पिछले लगभग 13-14 दिनों से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां के रेजिस्टेंस लगभग आपको 2120-25 के आसपास बन रहा है। और आज जिस हिसाब से सेटअप बना है और 4 दिन के हल्के से डिप के बाद आज एक बुलिश कैंडल बन रहा है डेली चार्ट पे, इंडिकेट कर रहा है कि अब ये ब्रेकआउट्स होना चाहिए। तो आपको 2050 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में आपको 2200-2220 तक के लेवल IRCTC में अब इस मूव में बनने चाहिए।
CTC पर आप देखें आपके स्क्रीन पर ये लेवल्स आते हुए 2102 के। शैल जी, अब आपका जो इंडिया ग्लाइकोस का जो आकलन है वो सही निकलता हुआ और इंडिया ग्लाइकोस अब 618 पे डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आकर आप देखें इंडिया ग्लाइकोस ट्रेड करता हुआ। और एक और चीज़ रखिएगा, कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर देखिए अच्छा कर रहे हैं, दैट इज आई थिंक पावर। जी जी शैल जी बोलिए। जी वीरेंद्र जी, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि पूरा का पूरा शुगर सेक्टर आपको चहकता हुआ दिख रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग देख लीजिए, 198 का प्राइस है। द्वारिकेश शुगर फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगा चुका है, 77 रुपये। छोटे मंझले काउंटर्स चाहे उगर शुगर, उत्तम शुगर, खासकर बलरामपुर चीनी, ये बढ़िया मोमेंटम में है। और इंडिया ग्लाइकोल्स में तो आप इतने शानदार नतीजों का और वॉल्यूम्स का तड़का देख रहे हैं कि वो तेज़ी देखते ही बनती है। अब आपके सामने 619 का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है 10 के दमदार ट्रेड्स का। चंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुबह से हमारे साथ जुड़े रहे और बढ़िया शानदार कॉल्स आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। अब मौका है जुड़ने का सुमित मेहरोत्रा साहब की तरफ से, और ट्रेडर्स हॉटलाइन सुमित जी आपको आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। सुमित जी नमस्कार, शुभ प्रभात। मॉर्निंग शैल जी, ट्रेडर्स हॉटलाइन पे हम बातचीत करेंगे आज अशोक लेलैंड की मैनेजमेंट से। साथ साथ मिड कैप में एक जोरदार तेजी है, डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। फ्रंट लाइन हालांकि रेंज बाउंड है, लेकिन छोटे छोटे शेयरों में, पॉकेट्स में जरूर एक मूव देखने को मिला। शुगर की अभी आप बात कर ही रहे थे, तेल गैस की वीरेंद्र बात कर रहे थे, तो सारे स्पेस पे हम बातचीत करेंगे। गाबा साहब होंगे, उनकी कॉल्स आनेंगे और दर्शकों सवालों के जवाब भी देंगे। इन सब पे हम चर्चा करते हैं।